गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं सोनूलाल वर्णवाल स्कूल में प्लस 2 टीचर हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मैं आपके सामने क्लास 11 का एक चैप्टर सामने रख रहा हूँ और वो चैप्टर का नाम है स्थानीय स्वशासन और इसे मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा। ये पार्ट 1 में मैं नज़र डाल रहा हूँ, प्रकाश डालूंगा ऐसे चीज़ पर जो कि संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, संविधान के अंतर्गत दिया गया है, जिसको केंद्र सरकार ने लागू किया। और पार्ट 2 में मैं अपने बिहार के बारे में बताऊंगा। बिहार पंचायती राज क्या है, बिहार की पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उसका क्या सिस्टम है, कैसे उसका बैठक होता है, क्या उसका ग्राम पंचायत का क्या क्या अंग होता है। तो पार्ट 2 में मैं बिहार पर प्रकाश डालूंगा और ये पार्ट 1 में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि स्थानीय स्वशासन क्या है, कैसे आया, उद्भव कैसे हुआ, उसकी क्या क्या समितियां हैं, इन सब पे मैं प्रकाश डालूंगा। तो स्थानीय स्वशासन को समझने से पहले आप लोगों को कुछ और भी समझना पड़ेगा, जो आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। तो इसे समझने से सबसे पहले आप लोग समझिए, कुछ की पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा। वो है संघात्मक शासन व्यवस्था और एक और समझना पड़ेगा आप लोगों को, सूचियां। सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था पे चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो ये आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े हैं। इसके बारे में आप लोग जानिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां पर सिर्फ केंद्र स्तर की सरकार ही ना हो, केंद्र स्तर की सरकार तो हो ही, साथ साथ इकाइयों की भी सरकारें काम करती हो, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे भारत, हमारा जो भारत है, इसमें जो शासन व्यवस्था है ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। और वहीं पे अगर हम लोग ब्रिटेन को लें तो ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र दिखता है। लेकिन यहाँ भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके बाद जिला का अलग है, गांव का अलग है, बहुत सारी इकाइयों में सरकारें बट गई है यहाँ, और इसी प्रकार की सरकारों को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था आप लोग कहेंगे कि सर आप स्थानीय स्वशासन पढ़ाने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था क्यों समझाए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है सबसे निचले स्तर का शासन व्यवस्था, यानी कि गांव स्तर का। तो गांव स्तर का शासन व्यवस्था का जरूरत ही क्यों पड़ा, तो इसको समझने के लिए आप लोग को संघात्मक शासन व्यवस्था समझना पड़ेगा कि भारत जैसे देश में सिर्फ केंद्र नहीं है, केंद्र तो है ही, उसके अलावा राज्य है, जिला है, गांव है। और अगर ये सब अगर नहीं रहे, गांव ना रहे, जिला ना रहे, सिर्फ केंद्र रहे, तो एकात्मक हो जाएगा, फिर स्थानीय स्वशासन की जरूरत ही क्यों नहीं पड़ेगी। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ तो बाद में बताएंगे, पहले ये समझिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जहां पर केंद्र तो हो ही, केंद्र के साथ साथ इकाइयों की भी सरकारें हों। इकाइयों की भी सरकारें काम करें साथ साथ, तो उसे है संघात्मक शासन व्यवस्था करते हैं। और इसीलिए यहां पर केंद्र राज्य जितना ज्यादा हो सके उतना शक्ति का पृथक्करण कर दिया गया। एक होता है शक्ति का केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। जहां पर सिर्फ एक शक्ति दिखाई देती है पूरे देश में, वो है केंद्रीकरण। लेकिन भारत में एक शक्ति नहीं दिखाई देती है। यहां पे देखिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो है ही, लेकिन सारे राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपना राज्य है, सब उसमें अपना शासन दिखता है, उनका अपनी शक्ति दिखती है। फिर हर एक ग्राम पंचायत में अपना अपना मुखिया जो है वो अपनी शक्ति लिए बैठे हैं। यानी कि संविधान के अंतर्गत ही ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि शक्तियों को बांट दिया गया। और शक्ति को बांट दिया गया तो इसका मतलब ये मत समझिए कि शक्ति तोड़ दिया गया, कमजोर हो गया देश, नहीं। शक्तियों को बांट दिया गया तो शक्तियां और ज्यादा मजबूत हो गई भारत की, और भारत का शासन व्यवस्था और अच्छा हो गया। अब चलते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था है इसीलिए भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था है। अब चलते हैं सूचियां। सूचियां क्या है, तो सूचियां संविधान में 3 दिया गया है। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। अब ये सूचियां क्यों समझाना है, तो हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि स्थानीय स्वशासन को समझने में इसे समझना पड़ेगा। क्या है ये, तो संविधान, पूरे भारत में बहुत सारे एरिया होते हैं काम करने के लिए, जैसे एरोप्लेन, हवाई सेवा, रेल सेवा, मिलिट्री सेवा, टैक्स सेवा, कर सेवा, तो और जैसे कि पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया, खेती बाड़ी हो गया, किसान कृषि वाला व्यवस्था, पूरे भारत में जितना ज्यादा एरिया है काम करने वाला, उन सारे विषयों को सूचियों में व्यक्त कर दिया गया कि कुछ विषय केंद्र सरकार को देंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कुछ सूचियों को राज्य सूची में दिया गया, कुछ विषयों को जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे विषय दिए गए जिसमें कि केंद्र भी बनाएगा कानून और राज्य भी बनाएगा। जैसे कि आपको इसका एक उदाहरण दे देते हैं, शिक्षा। शिक्षा जो है बच्चों, वो केंद्र सरकार भी उसमें कानून बनाती है, राज्य सरकार भी। इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप लोग जानते होंगे कि कुछ बुक होता है एनसीईआरटी जो केंद्र सरकार के स्तर पर चलता है, जैसे कि पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन देखे होंगे, नवोदय विद्यालय संगठन देखे होंगे, या सीबीएसई कोर्स देखे होंगे। तो पूरे भारत में एक ही सिलेबस चलता है, तो उसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार अपना कानून बनाई अपना इस शिक्षा पे। और वहीं पे बिहार में जो बुक चलता है उसको कहते हैं बीटीबीसी, यानी कि बिहार सरकार का अलग बुक है, केंद्र सरकार का अलग बुक है। तो केंद्र सरकार का जो बुक है वो पूरे भारत में जहां कहीं भी आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे या केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ेंगे तो पूरे भारत के स्तर पर एग्जाम होगा। अगर आप मैट्रिक में बैठेंगे तो मैट्रिक में अगर आप टॉप करेंगे तो पूरे भारत में टॉप करेंगे, तो भारत सरकार ने अपना बनाया है उसमें विषय। लेकिन बिहार का जो होता है बीटीबीसी, अगर बिहार में एग्जाम देंगे तो बिहार टॉप करेंगे बस। तो इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा दोनों का विषय है, तो यही है समवर्ती सूची। लेकिन इधर आते हैं केंद्र सूची। केंद्र सूची में आप लोग गेस कर सकते हैं कि केंद्र सूची का क्या क्या विषय है। जैसे हवाई सेवा केंद्र सूची का है, रेल सेवा केंद्र सूची का है, उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसके बाद मिलिट्री सेवा, सैनिक जो मिलिट्री होते हैं वो किसी राज्य के नहीं होते हैं, राज्य की सुविधा के लिए केंद्र उनको मुहैया करा देते हैं। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है तो मिलिट्री भेज देते हैं। रेलगाड़ी की व्यवस्था पूरे भारत में जान से बिछी हुई है, तो रेलगाड़ियां तो है लेकिन रेलगाड़ी राज्य की नहीं है, राज्य के लिए है, राज्य की सुविधा के लिए है, राज्य का नहीं है, वो केंद्र सरकार का है। ठीक उसी तरह से मिलिट्री, हवाई सेवा, रेल, तो ये तो हो गया केंद्र सूची का। राज्य सूची का विषय है पुलिस। आप देखे होंगे सारे पुलिस, यहां पे बिहार पुलिस लिखा रहता है, राजस्थान पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस लिखा रहता है, सब राज्य का अपना अपना पुलिस होता है। तो पुलिस व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। और ये जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन, ये भी राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन। अब हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं बच्चों कि स्थानीय स्वशासन जो है संविधान में 1993 ईस्वी में आया। और आप कहेंगे कि सर संविधान में जब आ गया तो ये राज्य सूची का कैसे विषय हो गया? संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा संविधान में इसको दे दिया गया और केंद्र सरकार ने इस पर अपना सारा का सारा कानून बना दिया। लेकिन चूंकि ये राज्य सूची का विषय है इसलिए सारे राज्य ने जो राज्य है वो अपना इस पर आदेश चला सकते हैं कि मतलब हमको केंद्र सरकार वाला जो कानून बनाया गया है उसको माने या ना माने मेरी मर्जी। इसीलिए बिहार का पंचायती राज बिल्कुल अलग है, यूपी का पंचायती राज अलग है, कर्नाटक का बिल्कुल अलग पंचायती राज है। कर्नाटक में जानते हैं बच्चों 2 स्तर पे सरकार होती है गांव में, लेकिन यहाँ पे 3 है। आगे मैं बताऊंगा कि 3 स्तर की सरकार है यहाँ पे। कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, 2 स्तर की है। मतलब हर राज्य अपने स्तर से पंचायती राज का व्यवस्था कर सकता है क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार कहेगा कि हमको केंद्र वाला कानून माने या नहीं माने ये मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि राज्य सूची में आप डाल दिए हैं और राज्य सूची के सारे विषयों पर हम अपना कानून बना सकते हैं, केंद्र का उसमें कोई दबाव नहीं होगा। तो ये समझ गए आप लोग। अब हम चलते हैं स्थानीय स्वशासन पे। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। स्थानीय स्वशासन के अर्थ को अगर हम जानेंगे, स्थानीय का मतलब होता है लोकल, जहां हम रहते हैं उस पूरे परिवेश को स्थानीयता कहते हैं। स्थानीय जैसे आप जहां पे मेरा जो पैतृक निवास होता है, दादा दादी का घर होता है और पूरा गांव आपको जानता है तो स्थानीय स्तर है। वो नहीं कहते हैं स्थानीय स्तर पे हमको लोकल है, हम यहां हमसे पंगा मत लो, हम लोकल हैं। तो वही हुआ लोकल।
तो स्थानीय स्वशासन, स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्व मतलब होता है अपना, शासन मतलब शासन, यानी कि स्थानीय स्तर पे खुद शासन करने की प्रक्रिया स्थानीय शासन होती है। और इसी के अंतर्गत आप आता है। तो स्थानीय स्तर पे सरकार कौन सी होती है? आप को कोई भी प्रॉब्लम होता है गांव में तो आप कहां जाते हैं? मुखिया के पास। मुखिया जो होता है वो लोकतंत्र का सबसे निचली इकाई की सरकार है, मुखिया, और जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो लोकल स्तर की जो सरकार है वही है स्थानीय स्वशासन, और यही है पंचायती राज व्यवस्था। तो ये क्या है स्थानीय स्वशासन और क्यों है इसकी जरूरत पड़ी? स्थानीय स्वशासन का जरूरी क्यों पड़ा? आप कहेंगे कि सर 1993 ईस्वी से पहले क्या भारत ठीक नहीं था, अच्छा नहीं चल रहा था? 93 ईस्वी में ये आया है, ये पंचायती राज व्यवस्था आया तो बहुत पहले से है, लेकिन 93 ईस्वी से इसको संवैधानिक शक्ति मिल गई, वित्तीय शक्ति, संवैधानिक शक्ति 93 ईस्वी से मिल गई। तो इस चीज को समझने के लिए कि स्थानीय शासन की जरूरी होती क्यों है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी लेते हैं हम, ठीक है? तो कहानी है, तमिलनाडु राज्य का एक गांव है वेंगेवसल। उसकी एक मुखिया जो है, उसकी जो मुखिया है वो महिला मुखिया है। तो हुआ क्या, 97 ईस्वी की बात है, 1997। 1997 ईस्वी में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने अपने 72 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन दे दिया। 2-2 हेक्टेयर जमीन मुहैया करा दिया। 72 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन दे दिया। और आपको पता होगा कि हेक्टेयर बहुत बड़ा जमीन होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन होता है। तो 72 सरकारी कर्मचारियों को जो केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, 2-2 हेक्टेयर जमीन दे दिया। तो 72 गुणा 2, 144 हेक्टेयर हो गया। 144 हेक्टेयर जमीन केंद्र सरकार ने अपने 72 सरकारी कर्मचारियों को लिखित रूप में दे दिया कि जाइए आप लीजिए। और वो 144 हेक्टेयर जमीन जो है वो उसी तमिलनाडु राज्य के वेंगेवसल गांव का पड़ता था। अब वो महिला मुखिया के पास गए, वो लोग प्रतिवेदन दिए कि देखिए केंद्र सरकार का नोटिस है कि आपके गांव का 144 हेक्टेयर जमीन जो है मेरा है और हाँ आप हमको दीजिए, क्योंकि गांव के मुखिया से ही आप मिलेंगे। तो गांव की मुखिया ने कहा कि मेरे गांव में तो इतना सारा जमीन अगर आप ले लेंगे तो गांव का हम विकास कैसे करेंगे? बहुत सारा विकास करने का मेरा है, वहां पे अस्पताल, स्कूल, तालाब, मंदिर। अब इतना सारा जमीन एक ही गांव से अगर ले लिया जाए तो कैसे होगी सेवा? तो उन्होंने, मुखिया ने इनकार कर दिया देने से। अब क्या हुआ कि मुखिया जो है वो 72 सरकारी कर्मचारी जो है वो कहां पहुंचे, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के डीएम के पास पहुंचे, जिलाधिकारी। उनके पास बोले कि देखिए वेंगेवसल गांव की जो मुखिया है वो अपना जमीन, मेरा ही जमीन देने से इनकार कर रहा है। केंद्र सरकार जब हमको दे दिया है जमीन तो वेंगेवसल की मुखिया जो है वो क्यों नहीं दे रही है? मुखिया का क्या औकात है केंद्र सरकार के सामने? तो आप जो है हमको ये जमीन मुखिया जो है देने से रोक रही है। तो डीएम साहब ने कहा कि ये तो केंद्र सरकार का ऑर्डर है, केंद्र सरकार के ऑर्डर को एक मुखिया कैसे हटा सकता है? तो उसको एक अधिग्रहण का आदेश दे दिया, जमीन के अधिग्रहण का आदेश, नोटिस दे दिया। और मुखिया उन 72 सरकारी कर्मचारी को बोले देखिए आप लोग जमीन को कैप्चर कर सकते हैं, हम एक नोटिस दे देते हैं, जमीन का अधिग्रहण कर लीजिए, जाइए जमीन ले लीजिए। और डीएम का जब आदेश आ गया तो फिर उसको कौन रोक सकता है? तो वो लोग को नोटिस मिल गया, कौन सा? जमीन के अधिग्रहण वाला मामला। अब इसी बीच में क्या की, वेंगेवसल की जो मुखिया थी वो अपने पूरे ग्राम पंचायत सहित मद्रास हाईकोर्ट के एकल पीठ में केस कर दी कि देखिए मेरे गांव से इतना सारा जमीन ले रहे हैं और हम नहीं देना चाहते हैं, हमें बहुत ज्यादा विकास करना है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, हम नहीं दे सकते हैं। तो एकल पीठ ने लास्ट में एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि जो डीएम साहब का आदेश है अधिग्रहण का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको जब जमीन दे दी है तो आप होते कौन है रोकने वाले? कहां प्रधानमंत्री जी इनको दिए हैं और एक छोटे से गांव की मुखिया, आपका क्या है औकात इसके सामने में? प्रधानमंत्री दिया है आदेश, प्रधानमंत्री साहब दिए हैं आदेश, तो उनके आदेश को तो मुख्यमंत्री भी नहीं काट सकते हैं। और आप एक छोटे मुखिया होके प्रधानमंत्री के आदेश को काट रहे हैं।
आप जमीन दीजिए जल्दी से। तो एकल पीठ का फैसला क्या आया कि जमीन दीजिए। तब ये फैसला तो आ गया, और आप जानते हैं कि न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है। लेकिन आप ये भी पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया था कि न्यायालय से भी ऊपर न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो हुआ क्या, ये आगे वाले खंडपीठ में फिर से केस कर दी, वेंगे वसल की मुखिया केस कर दी कि देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर से फैसला आया खंडपीठ का फैसला आया, बड़े न्यायालय का फैसला आया कि प्रधानमंत्री जी जो ऑर्डर दिए हैं, आदेश दिए हैं जमीन अधिग्रहण का, जो जमीन दिए हैं 72 सरकारी कर्मचारी को जो जमीन मुहैया कराए हैं, ये सरकारी आदेश बिल्कुल ही गलत है। तो प्रधानमंत्री जी अपने आदेश पर फिर से फैसला लें, और डीएम को, जिलाधिकारी को मुखिया के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह से प्रधानमंत्री के आदेश के खिलाफ लड़ते हुए एक छोटे से गांव वेंगे वसल की एक महिला मुखिया जीत गई। प्रधानमंत्री के आदेश को उलट दी वो न्यायालय का सहारा लेके। मतलब कि एक छोटे से स्तर पे प्रॉब्लम हुआ, और उस प्रॉब्लम को कहां कहां तक ले जाके गई वो महिला मुखिया, और प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि स्थानीय स्वशासन की जरूरी क्यों है। स्थानीय शासन की जरूरी इसीलिए है कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर लड़ाई झगड़ा या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व वही लोग करते हैं। यही स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अगर स्थानीय स्तर की सरकार नहीं होती तो केंद्र सरकार जो दिए फैसला ये 72 सरकारी कर्मचारी को, वो गांव जाके लेते, और गांव में अगर गांव वाले मना करते तो डीएम साहब का जब आदेश आता तो गांव वाले कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां जो मुखिया बीच में आई और मुखिया ने केस कर दिया, और बाद में हाईकोर्ट का नतीजा आया और मुखिया का जीत हुआ। तो ये कहानी ये दिखाता है कि क्यों जरूरी है हम लोग को स्थानीय शासन। स्थानीय स्तर पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना जरूरी है, और उसी के लिए एक सरकार है स्थानीय स्तर की सरकार। गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी ने कहा कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, बल्कि वह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। और गांधी जी का सपना था राम राज्य का सपना। गांधी जी ने स्वराज और राम राज्य का सपना देखा था, और वो सपना तभी पूरा हो सकता था जब हर व्यक्ति शासन में भागीदार हो। तो आप कहेंगे कि हर व्यक्ति शासन में भागीदार कैसे हो सकता है? हम लोग तो सरकार को चुनते हैं, हम लोग तो सरकार नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन वाला, पंचायत वाला, इसमें हर व्यक्ति ही शासन में भागीदार होता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत में एक होता है ग्राम रक्षा दल। तो गांव में ग्राम रक्षा दल के सदस्य वे लोग होते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष हो सकती है। 18 वर्ष से 30 वर्ष के सभी युवक ग्राम रक्षा दल के अपने आप सदस्य हो जाते हैं उस गांव के। यानी कि हर आदमी शासन में भागीदार है, हर आदमी सरकार का हिस्सा है, और हर आदमी सरकार का हिस्सा अगर हो गया तो लोकतंत्र सार्थक हो गया। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिए थे अब्राहम लिंकन कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये परिभाषा सार्थक तभी सिद्ध होती है जब स्थानीय स्वशासन हमारे भारत में दिखता है। स्थानीय स्वशासन को जब देखेंगे आप, हर एक आदमी यहां पे शासन में भागीदार है। और ये एक और दृष्टि से अच्छा है। आप जानते होंगे कि पूरे भारत में महिलाएं जो है महिलाएं हमेशा घर में रहती थी। बहुत पहले वाली जो महिला थी, आज से 50 साल पहले, महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर थी। तो महिलाओं की स्थिति को भी सुधारने के लिए किया गया कि गांव लेवल पे हर आदमी अगर शासन में भागीदार हो जाए तो आप गांव स्तर पे सरकार बनाइए, और गांव स्तर पे अगर आप शासन संभालिएगा तो वहीं से आपको पॉलिटिक्स में आने का और पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति को समझने का, सरकार को समझने का आपको मौका मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्थानीय स्तर की सरकार जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत काम आता है। तो अब चलते हैं बच्चों कि अब सबसे पहले चलते हैं कि हमारे ये जो स्थानीय शासन है, अगर हम इस पर प्रकाश डालें तो अगर हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में कब कब स्थानीय शासन था, कब कब इसका झलक मिलता था, कब कब ग्राम पंचायत था, तो इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, स्थानीय शासन जो है अभी 93 में चालू हुआ, 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 जो 1993 में लागू हुआ, तो अभी जो है इसको 29 वर्ष पूरा हो चुका है। और मैं यहां पे इसलिए यहां पे कोट कर रहा हूं यहां पे कि 29 वर्ष तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है उसके सुधार के लिए।
ये मैं इसलिए अभी मैं आपको लोगों को बताया कि आपके बुक का नाम भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार है। थ्योरी जो कुछ है वो अलग है, व्यवहार में क्या है वो भी जानना आप लोग को है। कि सिर्फ किताबी नॉलेज, किताब में जो लिखा हुआ है सिद्धांत में वही नहीं पढ़ना है आप लोग को, कि सही मायने में भारत में सब कुछ अपनाया गया है, कार्यान्वयन किया जा रहा है कि नहीं, ये भी जानना है आपको। क्योंकि भारतीय संविधान में सिद्धांत और व्यवहार ये आपके बुक का नाम है, तो दोनों आपको जानना है कि सर लिखा हुआ जो है वो माना भी जा रहा है कि बस सिर्फ लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि आप अभी देखिए बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, आप लोग जानते होंगे बिहार के गांव में पंचायत चुनाव हो रहा है। उसमें कितने जगह धांधली हो रही है, कितने जगह मारपीट हो रहा है, पुराना मुखिया जो पहले से मुखिया थे वो मारपीट करवा रहे हैं, ईवीएम तोड़वा रहे हैं। तो इसको भी जानना चाहिए कि सही मायने में जो सिद्धांत जो दिया गया है बच्चों, उसको सही मायने में अभी तैयार करने में, इसके साथ शब्दशः चलने में अभी बहुत दूर बाकी है, क्योंकि जागरूकता की कमी है बहुत ज्यादा। और भारत में आपको पता है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य कोई भारत में है तो वह है बिहार। तो पिछड़ेपन के कारण यहां जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, इसलिए भी यहां पे ऐसा होता है पंचायत चुनाव में। तो व्यवहार में भी जानेंगे हमारा भारत कैसा है और सिद्धांत में भी। तो अब आगे चलते हैं बच्चों कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, देखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, वेद जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। पूरे भारत में सबसे पुराना वेद कोई है तो वो है ऋग्वेद। तो उसी वैदिक युग में अगर हम जानेंगे तो संस्कृत में एक शब्द होता है पंचायतन। पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है वेद में, जिसका अर्थ होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति और उसके साथ 5-5 आदमी। आज से जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो गांव में जो फैसला होता था, एक और बात आप लोग जान लीजिए कि पंचायती राज बहुत पहले से था, लेकिन 1993 ईस्वी से उसको संवैधानिक शक्ति मिल गई। पहले भी था लेकिन उसको शक्ति नहीं मिलता था, लोग सबको मानने का होता था तो मानता था, नहीं तो नहीं। लेकिन पहले जो कैसा होता था, तो कोई विवाद हुआ तो गांव के सभी लोग 5 लोगों को खड़ा करते थे, वही 5 को पंच कहा जाता था, पंच, और वही 5 मिलकर फैसला करते थे और उसी के अनुसार चलता था। आप लोग प्रेमचंद की एक कहानी सुने होंगे, पंच परमेश्वर। वो 5 व्यक्ति परमेश्वर की भूमिका निभाते थे, वो जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी उनको कोई नहीं मानता था, कहता था हम नहीं मानेंगे आपको, तो फिर ठीक है नहीं मानिए। लेकिन आज जो स्थिति है, आज अलग स्थिति है, आज संवैधानिक शक्ति मिल गई है उसको। वहां एक ग्राम, बिहार में एक ग्राम कचहरी होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उसका हेड होता है सरपंच, वो न्यायिक प्रधान होता है, वो फैसला सुनाता है, 10,000 से कम का आपको जुर्माना लगा सकता है वो, और वो न्यायालय का एक सबसे निचला अंग है, वो न्याय देगा तो न्यायालय का अंग हो गया वो। तब आगे चलते हैं, ऋग्वेद में जो झलक मिलता है इसका, सभा, समिति और विधत का झलक मिलता है। उसके बाद महाकाव्य आप लोग जानते होंगे, भारत में हिंदू का 2 महाकाव्य हो गया, एक है रामायण, एक है महाभारत। तो रामायण और महाभारत में भी इसके संकेत मिलते हैं। रामायण में पुर और जनपद मिलता है नाम, पुर का अर्थ है नगर और जनपद का अर्थ है गांव। और महाभारत के शांति पर्व, महाभारत में 18 पर्व है, उसी में से एक शांति पर्व है। शांति पर्व में भी उसका उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का नाम आप लोग जानते होंगे, चाणक्य। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, वो अर्थशास्त्र वास्तव में अर्थशास्त्र नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब है कि धन से संबंधित, यानी कि इकोनॉमिक्स, लेकिन ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित था, कि पूरे राज्य का राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, पूरे के पूरे वहां पे राजनीतिक व्यवस्था को दिखाया गया अर्थशास्त्र में। तो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिखाई दिया है, मनुस्मृति में भी मिला है, सभी में ग्राम के स्थानीय शासन का पर्याप्त झलक मिलता है अच्छे से इन सबों में। मतलब कि यहां पे ये दिखाया जा रहा है कि ये जो ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है, ये सिर्फ अंग्रेज ही नहीं लाया है, ये बहुत पहले से हम लोग आदिकाल से ही चला रहा है, वैदिक युग से ही चला रहा है। इसको आप लोग ये मत समझिए कि अंग्रेज ही है इसके, मतलब कि अंग्रेजों का ही देन है, नहीं, हम लोग के भारत में बहुत पहले से आ रहा है ये। महाभारत के अनुसार देखा जाए तो ग्रामीण जो है वो मुख्य अधिकारी होता था गांव का। उसके बाद महाभारत में 10 गांव का अलग होता था, 20 गांव का अलग, 100 गांव का अलग, 1000 गांव का अलग अधिकारी होता था, और सबका नाम भी अलग अलग था। देखिए, दशप कहते थे 10 गांव के अधिकारी को, उसके बाद विंश अधिपति कहते थे 20 गांव के अधिकारी को, सतग्राम अध्यक्ष कहते थे 100 ग्राम के अधिकारी को, और सतग्राम पति कहते थे 1000 गांव के प्रमुख को। ये महाभारत काल में हुआ था। उसके बाद प्राचीन काल में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें नागरिक जो है नगर का प्रमुख होता था और नगर को पुर कहा जाता था। उसके बाद ध्यान दें
तो इसमें इस तरह से अगर हम ध्यान दिए तो प्राचीन भारत में भी दिखाई दिया। लेकिन एक और बात गौर करने की है कि प्राचीन भारत में जहां कहीं भी पंचायती व्यवस्था था, ये सब, इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पे किसी भी रूप में महिलाओं की स्थिति नगण्य थी, महिलाएं थी ही नहीं, मतलब महिलाओं का इसमें जरा सा भी भागीदारी नहीं था। अब चलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में सल्तनत काल, जो दिल्ली सल्तनत था, 1206 ईस्वी से शुरू हुआ। आप लोग जानते होंगे 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो आया और गुलाम वंश का स्थापना किया। तो सल्तनत काल में जो है उसमें भी पंचायत की व्यवस्था मिलती है, जैसे कि उसमें जो प्रांत थे सल्तनत काल में, प्रांतों को विलायत कहा जाता था, और ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। एक होता था जो प्रशासन करे, पूरे नगर का प्रशासन देखता था, उसको कहते थे मुकद्दम। उसके बाद राजस्व संग्रह जो होता था, टैक्स जो वसूली करता था, उसको कहते थे पटवारी। उसके बाद पंचों की सहायता और विवाद का जो समाधान सॉल्यूशन करता था, उसको कहते थे चौधरी। अब ये देखिए सल्तनत काल में 1206 ईस्वी की आसपास की बात है, सल्तनत काल में ये सब होते थे, और अपने संबंध में अधिकार क्षेत्र के पर्याप्त शक्तियां उसे मिली हुई थी उन स्थानीय सुशासन को। और यहां भी आपको गौर करने वाली बात है कि मध्यकाल में, यानी कि सल्तनत काल में भी महिलाएं इसमें जरा सा भी भागीदार नहीं थी। किसी भी एरिया में सदस्य पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे जो शासन था, उसमें महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, नहीं के बराबर थी। अब चलते हैं बच्चों ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल जैसे ही शुरू हुआ तो स्थानीय शासन में जो पंचायत सब था, इसका सारा शक्ति छीन लिया गया, सारा शक्ति खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी आए और एक गवर्नर आए, लॉर्ड मेयो, 1870 ईस्वी में। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जिसे मेयो प्रस्ताव कहा जाता है, और उन्हीं के बलबूते पर इन्हें फिर से संवैधानिक शक्ति दी गई, शक्तियां दी गई। और उसके बाद 1870 में ही शहरी नगर पालिका में भी लोग चुनकर आने लगे निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, और मतलब ये लॉर्ड मेयो ही इसका शुरुआत कर दिया 1870 ईस्वी में, कि जो पंचायत की शक्तियां छीन ली गई थी, फिर से उसको शक्ति को वापस दिला दिया। कौन? 1870 में लॉर्ड मेयो। लेकिन यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि भारत अभी आजाद नहीं हुआ है, 1870 ईस्वी से ही देखो संवैधानिक शक्ति मिल गई है। उसके बाद फिर देखते हैं कि मेयो द्वारा जो उठाया गया कदम था, उसको और भी बहुत ज्यादा बल दिया लॉर्ड रिपन, जो कि 1882 ईस्वी में आए। लॉर्ड रिपन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए यहां पे। 1882 ईस्वी में जब वो आए अपना प्रस्ताव लेकर, तो उन्होंने देखा कि यहां पर तो ग्राम पंचायत को विभिन्न भागों में बांटकर अलग अलग जगह पे उसकी शक्ति दे दी गई, मतलब उपखंडों में बांट दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन जो अपना प्रस्ताव दिए, उसी प्रस्ताव को भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत में स्थानीय शासन का जनक के रूप में भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, 11-12 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि क्लास 12 में भी क्लास 11 का 4-5% सवाल पूछ देता है। तो क्लास 12 के फाइनल एग्जाम में भी कई बार पॉलिटिकल साइंस में आया है कि भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है। तो भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन है, जो है 1882 ईस्वी में इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकतांत्रिक ढांचा बताया, और इसके प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्थानीय शासन का। और उसके बाद फिर सिलसिला आगे चल पड़ा। उसके बाद चलते चलते 1907 ईस्वी में क्या हुआ? 1907 ईस्वी में इन संस्थाओं को C.H. होबहाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इसका जो गठन हुआ, इस शासन व्यवस्था, इस व्यवस्था को, कौन सा व्यवस्था? स्थानीय स्तर का व्यवस्था को बहुत ज्यादा पावर मिला इसके गठन से। और इस कमीशन ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया कि गांव में कि पंचायत का क्या महत्व है, यही इसका उद्देश्य था। उसके बाद 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। उसने जो है इन सब विषयों को प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले सिर्फ केंद्र स्तर पर यह सोचा जा रहा था, लेकिन जब ये मॉन्टेग्यू साहब आए तो इन्होंने देखा कि नहीं, भारत इतने सारे प्रांतों में बटा हुआ है, तो क्यों नहीं इसको सब प्रांतों को भी दे दिया जाए। और उसी अवधारणा को लेकर हम लोगों ने हर गांव को दे दिया है। हर गांव, 3-4 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और देखिए हर ग्राम पंचायत ये राज्य को दे दिया गया, पहले सिर्फ केंद्र में था। और ये 1919 है, इन्हीं के बलबूते पर, अभी इन्हीं की अवधारणा को लेकर हम लोग इन्हें राज्य सूची में डाल दिया गया और राज्य का विषय बना दिया गया इसे।
और राज्य जब दिया गया तो राज्य सब गांवों को दे दिया गया। गांव में पंचायती राज की स्थापना कर दी गई, गांव में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी गई। अब चलते हैं बच्चों स्वतंत्रता के बाद, जब भारत हमारा आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, और उसके बाद संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950। तो उसके बाद जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को जगह मिल गया। तो ये किसके कारण मिला? आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी इसमें बहुत ज्यादा जोर डालते थे। गांधी जी कहते थे कि लोकतंत्र हमारा तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक आदमी शासन में भागीदार हो जाए, और प्रत्येक आदमी शासन में तभी भागीदार हो सकता है जब हर एक गांव का हर एक आदमी शासन में भाग ले ले। और शासन में भाग कैसे लेगा? ग्राम पंचायत के माध्यम से। आप डायरेक्ट मुखिया के पास जाते हैं तो ग्राम पंचायत के माध्यम से जाते हैं, अगर ग्राम पंचायत नहीं होता तो आपको कहां कहां जाना पड़ता। तो हर एक आदमी यहां शासन में भागीदार हो गया, और इसीलिए उसे आर्टिकल 40 में जगह मिल गया। लेकिन आप एक और बात गौर करने वाली है कि हमारे संविधान निर्माता में सबसे प्रमुख किन्हीं का नाम आता है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये संविधान में जगह देने के सबसे ज्यादा बड़े विरोधी थे कि नहीं नहीं, पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में नहीं दिया जाए, संविधान में इसको दिया ही नहीं जाए। और डॉक्टर भीमराव प्रबल विरोधी थे इनके कि नहीं, इसे नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे देश में जो संविधान सभा थी, 299 सदस्यों की जो संविधान सभा थी, वो उनके बारे में किसी विद्वान ने कहा है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वानों की एक सभा थी। इतने सारे विद्वान आज तक किसी एक जगह पे एक साथ नहीं बैठे थे, 299 सदस्य। इसीलिए हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे 299, कई विषयों पर कई बार लगातार बहस किए, और बहस बहुत लंबा चलता था, और लास्ट में उसे सर्वसम्मति से पास किया जाता था। लास्ट में सब लोग मेल मिलाप हो जाता था। शुरू में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, वाद विवाद बहुत ज्यादा होता था कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और बाद में सर्वसम्मति से पास होता था। ये है हमारे संविधान सभा के सदस्य की खूबी, क्योंकि वो लोग बहुत ही विद्वान थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, सब लोग बड़े बड़े महारथी थे यहाँ। तो इसलिए लास्ट में उन्हें जगह, बहुत मशक्कत के बाद उसे ये स्थानीय शासन को जगह मिल गया आर्टिकल 40 में। उसके बाद आर्टिकल 40 क्या है बच्चों? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन करता है, और आर्टिकल 40 भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 एक है, जिसको कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक में आता है, और उसी में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार का अगर आपके पास हनन होता है, कोई मौलिक अधिकार का उस अधिकार को रोकता है, तो आप डायरेक्ट न्यायालय के पास जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, उसे मानिए या नहीं मानिए, वो राज्य के लिए एक निर्देश है। तो ये बाध्यकारी कानून तो था नहीं, इसलिए आर्टिकल 40 में इसे डाल दिया गया। अब हुआ कि एक 2 अक्टूबर 1952 को एक विकास पहल के रूप में CDP आया, जिसको कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसका काम था कि सभी गतिविधियों को शामिल किया गया। गांव के अंदर जितने सारे कार्य थे उनको शामिल किया गया इस कमेटी के अंतर्गत। और ये जो है अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर जो है इटावा परियोजना शुरू किए थे, उसी से यहां पे हम लोगों को प्रेरणा मिला, और ये हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए। लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांव में जो जितने सारे कार्य थे उस पर ध्यान देने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया कि लोग सब जागरूक नहीं थे, लोगों की भागीदारी कम थी, नौकरशाही का हस्तक्षेप हो गया इसमें, और इसलिए ये फेल हो गया। तो इसी के कार्यान्वयन को देखने के लिए एक व्यक्ति आए, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिनका नाम था बलवंत राय मेहता, जो कि इसी विकास पहल को चेक करने के लिए, इसका कार्यान्वयन को देखने के लिए आए थे। और 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से आए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में आई थी कमेटी, और उन्होंने एक जो है अपना भी सुझाव दे दिया भारत सरकार को। क्या दिया? तो पहले बलवंत राय मेहता के बारे में जानिए। ये है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता का जन्म 19 फरवरी 1900 को हुआ था, और 19 सितंबर 1965 को इनका डेथ हो गया। और कहा जाता है, देखिए, कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के निर्माता कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। और ये
गुजरात के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी बने, गुजरात के द्वितीय मुख्यमंत्री भी बने थे ये बलवंत राय मेहता। और इन्होंने देखा कि ये तो फेल हो गया ये कार्यक्रम, तो अपना भी एक प्रतिवेदन दे दिया, अपना एक सुझाव दे दिया, और यही सुझाव भारत सरकार के बहुत सारे राज्यों ने माना। और सुझाव क्या था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया उन्होंने। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर का, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। आप लोग देखे होंगे अभी हाल फिलहाल अभी चुनाव ही हो रहा है, अभी दिसंबर तक चुनाव चलेगा बिहार में बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे ये सब कि ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है उसका हेड होता है मुखिया, ठीक है। और प्रखंड स्तर यानी कि ब्लॉक में आप लोग सबको काम पड़ता है। ब्लॉक स्तर पर जो हेड होता है वो जनता द्वारा जो निर्वाचित होते हैं वो पंचायत समिति सदस्य होते हैं, लेकिन सारे पंचायत समिति सदस्य मिलकर अपना जो हेड खड़ा करते हैं उसको कहते हैं प्रमुख। तो वही है, पंचायत समिति का जो हेड हुआ वो इन पंचायत समितियों का नेता वो प्रमुख कहलाते हैं। लेकिन ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार का भी एक प्रधान होता है, प्रशासनिक सेवा से आता है वो एग्जाम देकर, उसे कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो एग्जाम पास करके आते हैं और हमारे प्रतिनिधि भी वहां आते हैं, यानी कि दोनों लगभग अलग अलग काम संभालते हैं, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, प्रमुख और बीडीओ। लेकिन प्रमुख होते हैं जनता के ये निर्वाचित ये नेता, और ये बीडीओ क्या होते हैं, राज्य सरकार के। उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। यही 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज का कौन दिया था सुझाव, ये दिए थे बलवंत राय मेहता। और ये इसका शुरुआत हो गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव है जिसका नाम है बगदरी, जो मैंने नहीं यहां पे मेंशन नहीं किया गया है, उस गांव का नाम है बगदरी। बगदरी गांव से शुरुआत कर दिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में ग्राम पंचायत का स्थापना किया गया सबसे पहले, और उसके बाद तो फिर सिलसिला आगे चल पड़ा। आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 को हुआ, उसके बाद असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं पंजाब में भी इसे लागू कर दिया गया। धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज कहां कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, ये भी मैं मेंशन किया हूं और आपको जानकारी होना चाहिए। तो हुआ क्या, इसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारी कमेटियों का नियुक्ति करने लगे कि हमको और भी सुझाव चाहिए कि ग्राम स्तर को कैसे अच्छे ढंग से सुलझाया जा सके, उसके विवादों को, ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे की जाए, उसके कौन कौन से सदस्य होते हैं, कैसे वो गांव के प्रशासन को संभालेंगे। तो भारत सरकार ने बहुत सारी समितियों का नियुक्ति किया, जिसमें कि एक है अशोक मेहता समिति, 1977 में हुआ। इसका इन्होंने 2 स्तर का संरचना दिया था, एक है जिला परिषद, एक मंडल पंचायत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलवंत राय मेहता को ही माना गया, लगभग सारे समितियों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसे बहुत सारे सरकारों ने मान लिया। और आपको बता दें कि ये जो 2 स्तर की सरकार है, ये कर्नाटक, उड़ीसा और बहुत सारे राज्य में 2 स्तर की भी सरकार है। और इसमें आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा नियम है, प्रावधान है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तर की सरकार, जहां पर 20 लाख से ज्यादा है वहां एक मध्यवर्ती स्तर की सरकार भी हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या संभाले नहीं संभलती है। 20 लाख से ज्यादा को एक बीच में मध्यवर्ती होना चाहिए, और मध्यवर्ती का मतलब है वही समिति, ये ब्लॉक पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर जो बीडीओ होते हैं वो मध्यवर्ती वाला इलाका संभालेंगे। इसीलिए जो 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगा वहां त्रिस्तरीय होगा, और जहां 20 लाख से कम होगा वहां 2 स्तरीय का सुझाव इन्होंने दिया था। और बहुत सारे राज्य इसको माने भी, और राज्य इसीलिए माने क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। अब राज्य अपने मन से अलग अलग कानून इसमें बना सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब है आगे। इसके बाद इसको पुनरुद्धार करने के लिए और नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी समितियों को नियुक्त किया। जैसे यहां पे है हनुमंत राव समिति 1983 में आया, जीवीके राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1988 पे आया, पीके थुंगन समिति 1989, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1919 ईस्वी में। ये सब समितियां भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थी। मतलब आपको मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा नाम बलवंत राय मेहता का आता है, लेकिन बलवंत राय मेहता का ही नहीं है योगदान, इन सारी समितियों ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे जीवीके राव समिति जो आया था, इसके कारण ये जो है नियमित चुनाव आयोजित करने का सिफारिश किया कि आपका इसका नियमित चुनाव करवाया जाए। और LM सिंघवी जब आए तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया उनमें था कि इसे संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, संवैधानिक दर्जा दीजिए। और क्यों?
देखिए बलवंत राय मेहता तो 1959 में ही चालू करवाए, और संवैधानिक दर्जा कब मिला? यहां पे 1993 ईस्वी में मिला, यानी कि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। वो एक सुझाव दिए थे और ये एल एन सिंघवी ने कहा कि आप इसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, तभी इसको लोग समझेगा, इसके पावर को समझ में आएगा। और इसको वित्तीय संसाधन भी सौंपने का किया गया कि इसको ग्राम पंचायत आखिर काम क्या करेगी, धन कहां से आएगा, कहां पे पैसा लगाएगी, कहां से कमाएगी, इसका भी अनुशंसा यही एल एम सिंघवी ने किया था। और सबसे लास्ट में ये आपको गौर करने वाली बात है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी से ही प्रयास किया जा रहा था लेकिन बार बार विफल हो रहा था, संसद में जा ही नहीं पा रहा था, लेकिन लास्ट में ये नाम जो है इनके नाम हो गया कि इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई कि पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में ही सितंबर 1991 में 72वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्राप्त हुआ। मतलब सारा श्रेय इन्हीं को चला गया। प्रयास तो बहुत सारा किया जा रहा था, लेकिन लास्ट में जब चालू हुआ किसी कार्यकाल में, किन्हीं के कार्यकाल में, तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिंह राव साहब थे और उसी में हुआ। और क्या हुआ बच्चों? तो 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की स्थापना हो गई, संविधान में उसको जगह मिल गया। तो हुआ क्या? 73वां 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। वो क्या था? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ। ये 92 और 93 में अंतर आप लोग समझ, कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये अधिनियम का नाम है 92, क्योंकि 92 से शुरू हुआ था और लागू हुआ 93 में। अधिनियम का नाम ही हो जाता है, ईस्वी के साथ अधिनियम का नाम जुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 1 जून को हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992। और ये है गांव के लिए, ये है नगर के लिए। ये 73वां संविधान संशोधन गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायती राज, और ये है नगर पालिका सब इसके तहत आता है 74वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं बच्चों इसके, अब इसकी विशेषता देखिए। 73वां 74वां संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता, इसमें संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए। अब भाग क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए। संविधान में 25 भाग हो गए हैं अभी संविधान में 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, और जहां तक अनुच्छेद की बात है तो मूल अनुच्छेद तो 395 कहा जाता है, लेकिन सब उप अनुच्छेद जुड़ के अभी 465 अनुच्छेद हो गया है। तो ये सब 12 अनुसूचियां 25 भाग हो गए हैं। तो उसी 25 भाग में से 2 भाग इसमें जोड़ा गया था। कब? तो भाग 9 जो है पंचायत किया गया, उसमें 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया भाग 9, और भाग 9 का ए नगर पालिका जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन। इस स्थानीय स्वशासन के कारण जो जगह मिला संविधान में, 2 नया भाग जोड़ के दिया गया। और इसके साथ साथ 2 अनुसूचियां भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची इसी स्थानीय शासन के कारण जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में गांव का था और 12वीं अनुसूची में नगर का, नगर पालिका, नगर निगम। तो अब देखते हैं बच्चों कि, और इसमें देखिए अब जो जोड़ा गया तो इसके बाद इस पर कार्यान्वयन किया जाएगा कि क्या क्या नियम बनाया जाए, कैसे कैसे इसका गठन किया जाएगा। तो लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी ढांचा बनाने के लिए ग्राम सभा, ग्राम वार्ड समिति, नगर पालिका को रखा गया और मतदाता के रूप में वहां पे पंजीकृत, जहां पे पंजीकृत का मतलब समझते हैं, गांव में जो वोटर, जिसका वोटर कार्ड है वहां पे बना हुआ, उसी गांव का जो वोट डाल सकता है उसी गांव में, उसी को कहते हैं पंजीकृत। सभी वयस्क सदस्य उसमें शामिल हो गए। उसके बाद यहां पर देखिए मैंने जो बताया 20 लाख वाला, जो मैंने बताया था कि 20 लाख में से कम हो तो जिला, उन राज्यों को छोड़कर जिसकी संख्या 20 लाख से कम हो, उसको जो है जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। और ये आर्टिकल 243 का बी में लिखा गया है और ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, 20 लाख वाला जनसंख्या। आर्टिकल 243 का सी का 2 कहता है कि सभी स्तर पर सीट को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन समझते हैं? अभी जो हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं, ईवीएम का बटन दबाते हैं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। वोट दबाए, अब बाद में कैलकुलेट काउंटिंग हुआ, जिसको सबसे ज्यादा वोट हुआ जीत गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन इसी को कहा जाता है। उसके बाद इसमें क्या किया गया, आरक्षण की सुविधा दी गई। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने बताया था प्राचीन भारत और मध्य सल्तनत काल में मैंने बताया कहीं भी महिलाओं की स्थिति नहीं आ रही है, महिलाओं की स्थिति बदतर थी। महिलाएं कहीं भी ग्राम पंचायत के शासन में भागीदार नहीं थी, इसीलिए यहां पे आरक्षण दे दिया गया।
तो भारत सरकार ने जो संविधान में आरक्षण दिया है वो दिया है महिलाओं को 1/3, लेकिन अलग अलग राज्य अलग अलग अपने अपने ढंग से आरक्षण दिया। बिहार सरकार में ग्राम पंचायत के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। और सिर्फ बिहार ही नहीं है, इसमें बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब में 50% आरक्षण दिया गया। यानी कि राज्य अपना कानून खुद बना सकता है, राज्य सूची का विषय है इसीलिए। तो ये क्यों किया गया कि महिलाएं भी, आप अपने भारत को समझिए, राजनीति में भाग लीजिए, इसीलिए महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। तो SC ST को भी आरक्षण दिया गया। SC ST मतलब समझते हैं बच्चों, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब, जो आदिवासी जनजाति है, और जो हरिजन वर्ग है, इन दोनों को भी यहां पे आरक्षण दिया गया। और 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित कर दी गई। उसके बाद SC ST के लिए भी 1/3 सीटें दी गई, और SC ST के लिए 1/3 सीट तो दी गई, उसमें भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए दी गई है उसमें। उसके बाद सभी पद पर अध्यक्ष में भी 1/3 महिलाओं को दी गई। महिलाओं को बहुत ज्यादा आरक्षण दिया गया है इसके तहत, जैसे कि महिलाएं भी सामने आए और राजनीति में भाग ले। उसके बाद इसका कार्यकाल निर्धारित करने का आया कि कितना कार्यकाल होना चाहिए। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स किया गया कि मुखिया, सरपंच जो भी होंगे, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। और कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक का तो होगा, लेकिन मुखिया को उससे पहले भी हटाया जा सकता है। अगर गलत आरोप लग जाए तो अगर हटा दिया गया तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव फिर से करा लेना आवश्यक है। ये आर्टिकल 243E में लिखा गया है। अब चलते हैं बच्चों, मतदाता सूची जो होता है, जिसमें आप वोटर का नाम होता है, मतदाता सूची का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग का भी स्थापना किया गया। 243 का के ये कहता है। और ये जान लीजिए बच्चों, ये 243 का के, 243 का के, ये सब क्या है? ये वही जो भी मैंने बताया था 395 अनुच्छेद है ना, उसी के अंतर्गत ये सब आता है अनुच्छेद। उसके बाद प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन भी किया गया कि आखिर उन सब के लिए पर्याप्त पैसा कहां से आएगा, कौन कौन सा साधन इस्तेमाल करेगा वो। इसके लिए उन्हें पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, और यह आर्टिकल 243 का आई में है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल अनुसूची 2 जोड़ा गया, 11 और 12। 11वीं अनुसूची में बताया गया है कि ग्राम पंचायत जो होते हैं उसमें कौन से विषय पे वो काम करेगा, कौन से क्षेत्र में काम करेगा वो, उसके लिए 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय। और ये आपके सामने है बच्चों। इस विषय को जानने से पहले ये जान लीजिए कि भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा जो है 243 में की गई है, और पंचायत नाम का शीर्षक है भाग 9 में, और वो 243 से 243 का अणो तक बनाया गया, यानी कि 243 से 243 ओ तक ये आपको मिल जाएगा भारतीय संविधान में। आप जब देखेंगे और इसे 243 से 243 ओ तक, तो पंचायती राज मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चा। अब है आर्टिकल 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं सूची में जो है 29 विषयों को दिया गया। और ये विषय क्या है बच्चा? ये जो विषय है, ये विषय वो क्षेत्र है जिस पर पंचायती राज काम करेगा, जिसके आधार पर गांव का विकास किया जाएगा, वही है विषय और क्षेत्र। देखिए क्या है। पहला है कृषि। कृषि विस्तार जो है करेगा वो ही पंचायती राज का काम होगा कि गांव में कृषि और कृषि पर ध्यान दिया जाए, कृषि का विस्तार किया जाए। उसके बाद भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी, भूमि संरक्षण, ये सब वही पंचायती राज का काम है, ग्राम पंचायत। उसके बाद लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल का जो मैनेजमेंट है, कैसे गांव को जल मिलेगा, सब उनका काम है, मुखिया का गांव में। ठीक है। उसके बाद लघु सिंचाई, उसके बाद पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, उसके बाद मत्स्य उद्योग, मत्स्य मतलब मछली, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा। अगर आप कोई गांव में गरीब व्यक्ति है, ईंधन नहीं मिल पा रहा है, तो मुखिया का कर्तव्य है उसको ईंधन मुहैया करवाए किसी तरह से, क्योंकि सामाजिक वानिकी, वन संबंधित भी गांव में जो जंगल है उसका भी वही अधिकारी होते हैं, मुखिया ही, उसे वो अपना उसको ईंधन देंगे। मतलब हर प्रकार का जो प्रॉब्लम है, ये सब 29 विषय का प्रॉब्लम है, मुखिया ही सॉल्व करेंगे। सड़कें, गांव के अंदर जो सड़क है निर्माण है, पुल बनाना है, फेरी, जलमार्ग, जो भी जलमार्ग जैसे नाली उली है, कहीं कट गया है रास्ता, तो गांव में मुखिया का ही कर्तव्य बनता है कि उस सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसके बाद गांव में जो बिजली लाना है, जिसके अंदर विद्युत का वितरण शामिल है। उसके बाद अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी को हटाने का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है, ये सब उसका काम है।
तकनीकी प्रशिक्षण मतलब टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब जो क्रांति है, ये सब जो है वो मुखिया का काम है कि अपने लोगों को जागरूक करे इसके बारे में। उसके बाद प्रौढ़ और औपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ मतलब बच्चों जो बड़े बुजुर्ग पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्ग को भी कभी कभी होता है कि हम लोग को भी अब पढ़ना चाहिए समझने के लिए, तो बड़े लोगों का भी विद्यालय होता है, उसमें वो लोग शुरू से सीखते हैं ABCD का ख से, जिससे कि वो लोग साइन करने सीख जाए, कुछ पढ़ने सीख जाए, उन्हें प्रौढ़ विद्यालय कहा जाता है। तो ये प्रौढ़ विद्यालय और औपचारिक शिक्षा का भी स्थापना वो गांव में वो मैनेजमेंट करेंगे मुखिया। उसके बाद पुस्तकालय, गांव का एक अलग पुस्तकालय होना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय का वो मैनेजमेंट करेंगे। परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास होगा। समाज कल्याण, खास करके दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण करेंगे वो। उसके बाद दुर्बल वर्ग जो होगा, खास करके भारत में दुर्बल वर्ग किसको कहा जाता है आप जानते हैं, या तो गरीब हो या हरिजन हो, इसी दोनों को दुर्बल वर्ग कहा जाता है। चाहे हरिजन कितना भी धनी हो जाए, लेकिन उसको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, और 20-25 साल पहले ही बस सुधरा है समझिए, तो 30 साल पहले, लेकिन इसी को दुर्बल वर्ग कहा जाता है भारत में। तो यहाँ पे लिख दिया गया स्पष्ट रूप से, विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण करने के लिए वो मुखिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके बाद सामुदायिक आस्तियों का संरक्षण। आस्ति का मतलब होता है परिसंपत्ति। परिसंपत्ति का मतलब सिर्फ धन नहीं, मतलब कि सामुदायिक में जो संपत्ति से गांव का विकास हो रहा है, सारी की सारी, जैसे ये बेंच जो है ये भी एक संपत्ति है। धन और परिसंपत्ति में अंतर होता है। तो ये सामुदायिक आस्तियों का रक्षा जो है मुखिया का कर्तव्य है। उसके बाद चलते हैं बच्चों, मैं यहां पे एक झलक दिखा रहा था, आपको बता रहा हूं कि ग्राम पंचायत का जो अंग, थोड़ा सा बस अब जान लेंगे कि ग्राम पंचायत का अंग क्या सब होता है। यहां पर देखिए, ग्राम पंचायत का अंग होता है ग्राम सभा। पहले आपको मैंने बताया कि त्रिस्तरीय जो होता है पंचायती राज, उसमें गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, समिति, ये ब्लॉक स्तर पे समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो यहां पर देखिए चुनाव कैसे होता है, मैं एक झलक आपके सामने लाया। अभी जो चुनाव चल रहा है उसी का एक झलक है ये। यहां पर देखिए एक साथ इन सब का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत सदस्य का भी एक व्यक्ति आएगा, ग्राम पंचायत सदस्य का को ईवीएम दबाएगा, उसके बाद मुखिया है, उसके बाद पंचायत समिति है, उसके बाद जिला परिषद, एक ही बार ईवीएम दबाते हुए। और यहाँ पे पंच और सरपंच के लिए है यहाँ पे व्यवस्था, मतलब इतने सारे व्यक्ति को एक व्यक्ति ही वोट डाल के चला जाएगा। मतलब इन सबों का चुनाव जो है एक साथ होता है गांव में, क्योंकि ये सब ग्राम पंचायत के अंग माने जाते हैं। ये मुखिया, सरपंच, ये मुखिया, ये पंचायत समिति है। पंचायत समिति का हेड कौन होता है? पंचायत समिति सदस्य सब मिलकर किसको बनाते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया प्रमुख को। तो ये सब का एक ही साथ ऐसा चुनाव होता है। तो अब हम चलेंगे, ग्राम पंचायत के जो है अंग है वो है ग्राम सभा, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रक्षा दल। किसी किसी राज्य में ग्राम पंचायत का एक और अंग होता है, किसी किसी राज्य में ग्राम पंचायत का अंग होता है, उसको कहते हैं ग्राम कचहरी, जो हर जगह नहीं होता है। कुछ खास राज्य जैसे बिहार में ग्राम कचहरी भी ग्राम पंचायत का अंग है, लेकिन यूपी में नहीं है। यूपी में मुखिया और सरपंच एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन बिहार में मुखिया सरपंच में बहुत अंतर होता है। मुखिया सरपंच का एक अलग होता है, ग्राम कचहरी होता है अलग, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। तो यहाँ पे ग्राम सभा कौन होते हैं? ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो सभी वयस्क नागरिक होते हैं जो उस गांव के मतदाता सूची में उसका नाम रहता है, और इसकी बैठक की अध्यक्षता जो है मुखिया करता है, और मुखिया जो होते हैं वो ग्राम पंचायत का प्रधान होते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है मुखिया। अभी जस्ट मैंने दिखाया था, ये देखिए, आपको फिर से दिखा दूं। मुखिया प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है। देखिए ग्राम पंचायत मुखिया है, हम लोग जाके यहाँ पे ईवीएम में वोट दबाएंगे, ईवीएम दबाएंगे जिसके सामने है, और सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वो मुखिया जीत जाए, मुखिया के नाम से हो गया, जीत गए मुखिया। यानी प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही वोट होगा। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया, और प्रत्यक्षता जनता द्वारा निर्वाचित होता है, और ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करता है मुखिया। उसके बाद उप मुखिया भी होते हैं सहायता के लिए, मुखिया की सहायता के लिए। उसके बाद पंचायत सचिव होता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है पंचायत स्तर पे, पंचायत सचिव। उसके बाद ग्राम रक्षा दल क्या होता है बच्चों? हर गांव का ग्राम रक्षा दल में 18 साल से लेकर 30 साल का जो युवक होता है वो ग्राम रक्षा दल का सदस्य होता है, उसी गांव का। वो रक्षा के अर्थ से होता है कि उस गांव में रक्षा से संबंधित कोई काम करना है तो वही लोग करते हैं। अब बस थोड़ा और ये बच गया है बच्चों कि ग्राम पंचायत की समितियां क्या क्या है, कैसे कैसे कार्य का बंटवारा कौन कौन सी समिति करती है आखिर। तो जानते हैं, नियोजन और विकास समिति सदस्य ये होते हैं, नियोजन और विकास।
इसमें सभापति, प्रधान और 6 अन्य लोग होते हैं, जिसका कि कैसे होता है चुनाव। तो एक उसमें 6 जो अन्य सदस्य होंगे उसमें एक एससी होगा, एक एसटी होगा, एक महिला होंगे और एक पिछड़ा होंगे। ये चारों तो फिक्स है इसमें, एक एससी, एक एसटी, एक महिला, एक पिछड़ा वर्ग, तो 4 हुआ और 2 अलग से होंगे और एक सभापति होंगे, एक प्रधान होंगे। और इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा कि योजना का निर्माण करना, ग्राम के अंतर्गत कौन कौन योजना से कैसे कैसे विकास होगा, कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उसका निर्माण कार्य समिति। इसमें है सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है, फिर 6 अन्य सदस्य वैसे ही होगा जैसे ऊपर था कि एक एससी, एसटी, महिला, ओबीसी। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है? इसका निर्माण कार्य, गांव में जितने स्तर पर निर्माण कार्य होते हैं उसमें ये समिति कार्य करती है। जैसे निर्माण कार्य मतलब रोड, नाली, लाइट, जो भी जहां पे निर्माण हो रहा है इसका काम है वो। उसके बाद शिक्षा समिति सदस्य, इसमें जो है प्रधान अध्यापक भी वहां के भाग लेते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसमें भी सभापति, उप प्रधान और 6 अन्य सदस्य वैसे ही होंगे, एससी, एसटी, महिला, ओबीसी। और ये प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनुदानित शिक्षा और साक्षरता संबंधी कार्य को करेंगे। अभी मैंने बताया था प्रौढ़ शिक्षा भी इन्हीं लोग के माध्यम से होगा, शिक्षा समिति ही करेगा उसका। उसके बाद प्रशासनिक समिति सदस्य होते हैं, इसमें सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य, उसी तरह आरक्षण की तरफ से। और ये क्या करते हैं? खामियों को देखते हैं, कमियों को, कि क्या क्या खामी रह गई थी पिछले बार, उसको इस बार ठीक करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति सदस्य होते हैं, सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। इसका काम क्या है? चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य, अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़े वर्ग की उन्नति और संरक्षण करना है इसका काम। फिर उसके बाद जल प्रबंधन समिति का काम आप लोग समझते होंगे, जल से संबंधित जो भी काम होगा उसमें वो काम करेंगे। राजकीय नलकूपों का संचालन और पेयजल संबंधी कार्य देखना है। तो अब मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं फिर से लास्ट में कि आप देखिए समितियां कितने अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से सजाई गई है, लेकिन आपके बुक का नाम आपको यह भी समझना है कि हमारा संविधान व्यवहारता कैसा है। देखिए व्यवहार में क्या इन सब में कितना ज्यादा फॉलो होता होगा। ये फॉलो इसीलिए नहीं होता है बच्चों कि हमारा जो राज्य है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा है शिक्षा के अर्थ से भी, और गरीबी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि जो राज्य बहुत ज्यादा शिक्षित है, जैसे केरल सब में ये सब बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से कार्यान्वयन होता है इसका। तो जरूरत है हमें संविधान को शब्दशः अक्षरशः पालन करने के लिए, व्यवहारता भी उसको ठीक करना। सिद्धांत तो हमारा संविधान बहुत ही दुनिया का सबसे शानदार संविधान कहा जाता है सिद्धांत, लेकिन व्यवहारता तभी होगा जब उसको हम लोग शब्दशः अपनाएंगे। तो ये पार्ट 1 था बच्चों, इसमें ये बताया गया कि स्थानीय शासन कैसे लाया गया, क्या है इसका पैटर्न। अब अगले क्लास में एक खास, जैसे हम लोग बिहार में होते हैं तो बिहार में पंचायती राज क्या है, ग्राम सभा का बैठक कैसे कितनी बार होता है, कैसे मुखिया को हटाया जाता है, उसके कौन कौन सदस्य होते हैं, सरपंच क्या होता है, कैसे कौन कौन सा विवाद में सरपंच फैसला देता है, ये सब पूरा का पूरा एक क्लास में हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। सैटरडे अगले दिन के क्लास में हम लोग जानेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।